हे गाइस नमस्कार। मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के अद्भुत मंच पर स्वागत करता हूं। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों अध्याय नंबर 6 का पूर्ण रूप से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनका आज हम लोग अध्ययन करने वाले दोस्तों। तो चलिए आज एनसीईआरटी के उन क्वेश्चनों को आज के ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे दोस्तों। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो एनसीईआरटी का पहला और दूसरा प्रश्न है, जो पहला और दूसरा प्रश्न दिया गया है उसमें केवल आपको धारा की दिशाएं बताना है, लेंज के नियम से आपको बताने हैं। यदि आपने थ्योरी बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा तो आप पहले और दूसरे प्रश्न को स्वयं से लगा लीजिएगा दोस्तों। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो आपके जवाब कमेंट का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की शुरुआत हम एनसीईआरटी के तीसरे क्वेश्चन से करते हैं। आपको स्क्रीन पेज पे तीसरा नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से पढ़िएगा, फिर हम बातें करते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की। तो दोस्तों स्क्रीन पे जो प्रश्न नंबर 3 दिखाई पड़ रहा है वो क्या कर रहा है, एक लंबी प्रणालिका के एकांक, वहां इकाई लिखा है, इकाई का मतलब होता है एकांक, ध्यान दीजिएगा। तो एक लंबी प्रणालिका के एकांक सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, यानी इनका मतलब समझिएगा। यहीं पर पहला ही लाइन कर रहा है इकाई सेंटीमीटर में, मतलब किसी 1 सेंटीमीटर में, पूरे लंबाई के 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अर्थात फेरों की जो संख्या दी गई है गाइस, फेरों की जो संख्या दी गई है यानी n इक्वल टू 15/1 सेंटीमीटर। समझिएगा जरा सा, अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल दें तो 15/1/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 होता है। 100 का गुना ऊपर कर दे तो 1500 फेरे आ जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, 1500 फेरे आएंगे दोस्तों। ये आप ध्यान दीजिएगा, 1500 फेरे। आगे कर रहा है कि उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया। प्रणालिका के अंदर एक छोटा सा कोई लूप रखा गया, उस लूप का क्षेत्रफल दिया गया है। लूप का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो आप नोट कीजिएगा। लूप का जो क्षेत्रफल है ए इक्वल टू दिया गया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो 10⁻⁻2, यानी डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदला जाता है। फिर आगे कर रहा है, यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, यदि प्रणालिका में बहने वाली जो धारा है वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। इसी लाइन को ध्यान से समझिएगा कि आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको पता है, इसे आप ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ई से। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है, परंतु उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर एक चीज और दिया गया है। बहने वाली जो धारा है वो 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हो रही है। कितने सेकंड में, कितने सेकंड में दोस्तों, कितने सेकंड में हो रहा है, 0.1 सेकंड। अर्थात सबसे पहले अगर हम वहां पर निकालेंगे तो हमको सबसे पहला चीज चाहिए धारा परिवर्तन। क्या चाहिए दोस्तों, धारा परिवर्तन। तो धारा परिवर्तन को हम कहते हैं di/dt, यानी समय के साथ धारा में परिवर्तन। कितना हो रहा है, पहले 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, अर्थात 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर बटे कितने सेकंड में दोस्तों, 0.1 सेकंड में। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बटे 0.1, पॉइंट काटे ऊपर 0 लग गया, यानी 20 एम्पियर। तो धारा में कितना परिवर्तन हो गया, 20 एम्पियर प्रति सेकंड। दोस्तों धारा में कितना परिवर्तन आया, 20 एम्पियर सेकंड आ गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है,
प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। तो हम लोग आइए प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं दोस्तों। आराम से एकदम मक्खन के जैसा सवाल आने वाला, कहीं भी हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अब जो फैराडे के नियम के अनुसार, जो या लेंज के नियम अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई, वो होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी डी फाई बटे डी टी। याद आ रहा है कुछ? हमने ये लेक्चर हमने पढ़ा के रखा है दोस्तों। ई इक्वल टू होता है डी फाई बटे डी टी। अब यहां जो फाई होता है वो चुंबकीय फ्लक्स होता है। हम करते क्या है, डी बटे डी टी को बाहर करते हैं और फाई के स्थान पे क्या रख देते हैं, बी इंटू ए। ये यहां ध्यान दीजिएगा, जो फाई है वो बी इंटू ए के क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही? अब हम क्या करते हैं, जो बी है वो चुंबकीय क्षेत्र है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट, या म्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, म्यू नॉट इंटू क्या होता है दोस्तों, एन इंटू क्या होता है, एल। अर्थात ये बी जो है प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, और प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू जीरो इंटू एन इंटू एल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम यहां पर रख सकते हैं दोस्तों, यहां पर क्या रखेंगे, बी के स्थान पे क्या रखेंगे, देखिएगा दोस्तों, यहां पर रख देंगे, ध्यान देखिएगा, तो डी बटे डी टी कितना हो जाएगा दोस्तों, डी बटे डी टी। एक मिनट यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज, यहां म्यू जीरो एन इंटू एल नहीं होता, बल्कि क्या होता, आई होता है, क्या होता, आई होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी के स्थान पाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए। इतनी बात समझ आ रहा है? बी के स्थान पर आपने ये चीज रखा है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम व्यवस्थित करें तो डी का गुना आई में कर दें तो डी आई बटे डी टी आ जाएगा, गुने म्यू नॉट गुने एन गुने ए। चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। डी आई बटे डी टी की वैल्यू आपने यहां पर निकाला है 20, ठीक, गुणे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई, क्या 4 पाई, तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणित 10 घाते -7, और एन की वैल्यू दी गई है 1500, ठीक, और ए की वैल्यू दी गई है 2 गुणे 10 घाते -4। अब इन्हीं को हल करना है दोस्तों। देखिएगा अब आप कीजिएगा क्या कि ये पॉइंट काटिए और 100 नीचे 100 लग जाएगा, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब आपको डायरेक्टली केवल गुणा करना है। देखिए ये 2 का गुणा 20 गुणे 4 करेंगे तो 80 आ जाएगा, फिर जब 15 गुणे 2 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, और यहां आपका 314 बचा ही है। 7 और 4 जोड़ के कितना हो जाएगा, 11, 10 घाते -11। अब इन्हीं को गुणा करना है दोस्तों। कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं जिससे कि जल्दी हो जाएगा दोस्तों। तो आप इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं, क्या आता है, तो गुणा करेंगे तो 753 कितना दोस्तों, 753 600 गुणे 10 घाते -11। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका आंसर कह रहा होगा दोस्तों, वो आपका आंसर क्या कह रहा है, आंसर आया 7.5 गुणित 10 घाते -6 आया है। चलिए देखते हैं, 7.5 गुणित 10 घाते -6। तो देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 अंक हम इधर आ रहे हैं, तो जब हम 5 अंक इधर आएंगे तो 7.5 आएगा, और वहां पर 10 घाते -11 है, तो 1 2 3 4 5, तो यहां +5 कर देंगे, 11 में से 5 घटा देंगे तो 7.5 गुणे 10 घाते -6, इतना चीज आएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू। ये था आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 दिखाई पड़ रहा होगा। सवाल देख के जरा सा भी नहीं डरना है। लंबे चौड़े सवाल मैंने पहली बार बोल दिया है कि देख के नहीं डरना है, आपको ही लगाना, आपके लिए ही बना है, तो आप लगाइए इसे। क्या करा है, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है, सॉरी कितना है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं आयत की जो भुजाएं हैं वो उसमें से एक लंबाई होगी, तो लंबाई कितनी मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। तो भैया इनको आप बदल दोगे सेंटीमीटर से मीटर में, तो 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगली भुजा है वो 2 सेंटीमीटर अर्थात चौड़ाई मान लेते हैं,
इनको हम बदल दे रहे हैं 2 गुणे 10 घाते -2 मीटर। आगे ध्यान से देखिएगा, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है, यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। अर्थात B की वैल्यू दिया गया है और कितना दिया गया है 0.3 टेस्ला। एक बार ये चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान है और बाहर की तरफ निकल रहा है। तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकलती है लंबवत, उन्हें हम क्रॉस से व्यक्त करते हैं। तो यदि हम इन चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करना चाहें दोस्तों, तो ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र जब क्रॉस से दिखाएंगे तो ये लंबवत क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आगे क्या करा, यदि लूप के बाहर निकलने का जो वेग है वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, अर्थात v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 घाते -2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 घाते -2 होता है मीटर प्रति सेकंड। ये v की वैल्यू दिया है। आगे क्या करा दोस्तों, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल की क्या करना है, गणना करना है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की क्या करना है, गणना करना है। E की वैल्यू ज्ञात करना है। दो स्थिति दी गई है। जब पहली स्थिति क्या है दोस्तों, पहली लूप की लंबी भुजा और दूसरी लूप की छोटी भुजा कि प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा, प्रेरित वोल्टता जो होगा वो कितने समय तक टिकेगा, अर्थात T भी बताना है। दोनों स्थितियों में आपको E और T बताना है। पर एक बार लंबी भुजा के अनुदिश क्या भैया, एक लंबी भुजा के अनुदिश बताना है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आराम से एकदम रिलैक्स होके सवाल को पढ़िएगा। सवाल आपको क्या कर रहा है मैं बता रहा हूं। एक आयतकार का आयत है, उसकी एक लंबी भुजा है, एक छोटी भुजा है। एक बार वो आयत जो है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर की तरफ है, लंबवत बाहर की तरफ है। तो एक बार उसकी जो सबसे बड़ी भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और एक बार छोटी वाली भुजा चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। अर्थात आप समझिए, पहली स्थिति में अगर आप लेना चाहते हैं तो पहली स्थिति में अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ये कोई आयत का एक टुकड़ा हो गया जिसकी जो लंबी भुजा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ऐसे करके आप बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो छोटी वाली भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब पहली बार में क्या बोल रहा है कि जो ये आयत है ना, ये जो आयत है वो लंबाई के भुजा यानी बड़ी लंबाई के अनुदिश, बड़ी भुजा के अनुदिश इस चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से बाहर निकल रहा है। अर्थात ये जो है अब ये इस दिशा में नहीं जा रहा है, या तो ये जो आयत है या तो इसकी गति की दिशा इधर हो जाएगी या तो ये इधर की तरफ निकलेगा दोस्तों, यही कह रहा। अर्थात एक बार ये जो आयत का छोटा टुकड़ा है वो आयत का छोटा टुकड़ा भाई आप इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबी भुजा के अनुदिश या तो ये इधर की तरफ निकलेगा या तो ये इधर की तरफ गतिशील होगा। तो उस स्थिति में आपको बताना है चुंबकीय, तो उस स्थिति में आपको विद्युत वाहक बल और T बताना है। और सेकंड केस क्या करा है, सेकंड केस क्या करा है, छोटी भुजा के अनुदिश, अर्थात या तो ये इधर की इसके अनुदिश बाहर निकलेगा या तो इसके अनुदिश बाहर निकलेगा। तो आपको विद्युत वाहक बल और कितने समय तक वोल्टता रहेगा वो बताना है। तो उम्मीद करते होंगे सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके हल की तरफ। तो सबसे पहला चेक करेंगे पार्ट नंबर ए की तरफ। दोस्तों यदि आपने लेक्चर को अटेंड किया होगा तो वहां पर मैंने एक फार्मूला बताया होगा, वहां पर आपको एक टॉपिक बताई गई होगी कि जब भी कोई गतिमान आवेश या गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, उसके वेग के, उसके लंबाई के और उसके चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। हमने ये बताया था गतिमान आवेश के लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक होता है दोस्तों, इसी फार्मूले का हम उपयोग आगे कुछ प्रश्नों के लिए करने वाले हैं।
प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है दोस्तों V, वेग इंटू चुंबकीय क्षेत्र इंटू उस आयत के टुकड़े की लंबाई। बात समझ आ रही है ना? तो उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई, लंबी भुजा के अनुदिश। सबसे पहले पार्ट में हम यहां निकालेंगे दोस्तों। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो लंबी भुजा के अनुदिश, आराम से एकदम रिलैक्स होकर हल करना है, कहीं हड़बड़ाना नहीं है। लंबी भुजा के अनुदिश, लंबी भुजा के अनुदिश, इसका क्या बताना है? विद्युत वाहक बल। लंबी भुजा के अनुदिश विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा? V B इंटू L। V की वैल्यू यहां दी गई है दोस्तों, देखिए V की वैल्यू कितनी है? 10 घाते -2। V की वैल्यू कितनी है? 0.3। और L की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 8 गुणे 10 घाते -2। ध्यान से देखिएगा, -2 मिलके 4 हो जाएंगे और 8 तिरिक 24, 2.4 गुणित 10 घाते -4, ये आ गया। तो दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल तो आपने निकाल लिया एकदम मक्खन के जैसा। अब पूछ रहा था कि ये जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है ना, ये कितनी देर तक रुकेगा? भाई समय पूछ रहा, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। क्यों? क्योंकि उसको जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ उसको कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। जब लंबाई भुजा के अनुदिश रहेगा तो यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो जब हम समय की बात करेंगे ना, तो समय बराबर तो होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है भैया? दूरी है छोटी भुजा की दूरी, या हम कह सकते हैं छोटी भुजा की लंबाई। क्या? छोटी भुजा की लंबाई, और चाल के बजाय यहाँ वेग है। छोटी भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों? देखिए कितनी है? 2 गुणे 10 घाते -2, और वेग कितना है? 10 घाते -2। कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी देर तक रुकने वाला है दोस्तों? कितनी देर तक वोल्टेज रुकने वाली है? 2 सेकेंड तक वोल्टेज रुकेगा। यदि आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यदि आपने ये समझा होगा, तो इसका जो छोटी भुजा के अनुदिश है ना, वो तो आप 1 सेकेंड में निकाल लोगे दोस्तों। चलिए, छोटी भुजा के अनुदिश प्रेरित विद्युत वाहक बल, और क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? समय निकाल लेते हैं। तो उसको हम यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, यहीं पर ध्यान रखिएगा। अब जब छोटी भुजा के अनुदिश होगा तो डायरेक्टली लिख देते हैं विद्युत वाहक बल V। क्या? VB। अब जो ये जो आयत की भुजाएं हैं, अब ये जो आयताकार भुजा है वो इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब ये या तो ये इधर की तरफ गतिमान हो सकता है, देखिएगा ये इधर की तरफ गतिमान बाहर निकल सकता है, या तो ये इधर की तरफ गतिमान हो सकता है। ये आपका 8 सेंटीमीटर होने वाला है और ये आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये जब इधर की तरफ बाहर की तरफ निकलेगा तो इस बार L नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है? V की तो वैल्यू वही है 10 घाते -2। V की वैल्यू 0.3, और स्मॉल v की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 घाते -2। चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या होने वाला दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। 2 तिहाई 6, 0.6, 2 2 4, कितना आ जाएगा? 10 घाते -4 वोल्ट। बात समझ में आ रहा? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू हो गई। फिर आपको इसी में आपको दूसरा पूछा कितने समय तक ये वोल्टेज टिकने वाली है। तो भैया समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है, अब वहां छोटी भुजा की लंबाई तय करना पड़ रहा था, यहां पर यहां से लेके यहां तक आने में बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा की लंबाई है 8 गुणे 10 घाते -2, और जो यहां पर चाल है, जो वेग है दोस्तों, वही है 10 घाते -2। ये कट जाएगा, तो इनको कितनी देर तक टिकेगी वोल्टेज दोस्तों? 8 सेकेंड तक ये जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो टिकी रहेगी। इस प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 4 क्या होता है? कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम 5वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। गाइस आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 5 दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है कि 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। मतलब कोई लंबी धातु की छड़ है, ऐसे देखो भाई,
आपका जो डायग्राम है ये कोई ऐसे छड़ हो गई जो कि एक जगह स्थिर है, और ये कोई इसकी धातु हो गई, और ये जो धातु है ना वो क्या कर रही, इस अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, और 400 रेडियन प्रति सेकंड से, कितना कोणीय जो उसका वेग है वो कितना है, 400 रेडियन प्रति सेकंड है, मतलब कोणीय वेग दिया गया। अर्थात आप कोणीय वेग को ओमेगा से व्यक्त करते हैं, तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 400 रेडियन प्रति सेकंड है। ठीक है भैया, आराम से रिलैक्स होकर लगाना है। फिर छड़ की जो लंबाई है वो L, वो तो 1 मीटर है, तो छड़ की जो लंबाई है दोस्तों, छड़ की लंबाई L इक्वल टू 1 मीटर दिया गया है। ठीक, आगे क्या करा है, छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है, अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात V की वैल्यू है 0.5 टेस्ला। आगे करा, वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना करना है, अर्थात आपको विद्युत वाहक बल और E की गणना करना। सवाल समझिएगा आप जरा सा, ये आपका वलय है और ये छड़, इन दोनों के बीच आपको जो विद्युत वाहक बल है वो आपको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। यदि आप जरा सा अगर आप ध्यान से समझिएगा, चलिए, तो विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, ये चीज आपकी स्थिर है, ये चीज आपकी क्या है, स्थिर है। तो अगर हम कहें छड़ के स्थिर सिरे का जो रेखीय वेग होगा वो तो शून्य होगा, और इसका रेखीय वेग होगा आई इंटू ओमेगा। क्या होगा, आई इंटू ओमेगा। भाई ध्यान से देखो, ये छड़ जो है स्थिर है तो इसका रेखीय वेग शून्य होगा, और इसका जो रेखीय वेग होता है वो होता है आई इंटू ओमेगा। आई जो है आपका आघूर्ण हो जाता है, और आई जो आपका धारा हो जाता है। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बताया। ठीक, तो स्थिर छड़ का रेखीय वेग, स्थिर छड़ का रेखीय वेग, रेखीय वेग क्या है, शून्य, क्योंकि वो रुका हुआ है। और दूसरे छड़ का रेखीय वेग क्या, दूसरे छड़ का जो रेखीय वेग है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा। ठीक, एक बार आप सवाल को जरूर थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि क्या करा, आई इंटू ओमेगा होगा कि एल इंटू ओमेगा होगा, तो एल इंटू ओमेगा होने वाला है। ठीक, फार्मूले में आप थोड़ा सा v बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू ओमेगा। ठीक, बात समझ आ रहा है, v इक्वल टू एल इंटू ओमेगा, यानी ये जिस अक्ष के परितः, यानी जितनी लंबाई, जिस छड़ के अनुदिश ये चक्कर लगा रहा है उस छड़ की लंबाई और गुणे ओमेगा हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें औसत रेखीय वेग की, किसकी बात करें, औसत रेखीय वेग, तो औसत रेखीय वेग को हम वी ए बी से बात करते हैं, मतलब वी एवरेज, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक रेखीय वेग 0 और अंतिम वेग होगा एल ओमेगा अपान 2 हो जाएगा, तो वी एवरेज इक्वल टू हो जाएगा एल ओमेगा बटे 2। इस बात को समझिएगा जरा से। ठीक, अब क्या पूछ रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू पूछ रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक ई की वैल्यू पूछ रहा था। तो अभी आपने पढ़ा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का फार्मूला होता है V इंटू एल होता है। तो यहाँ V रहेगा, V के स्थान पे AV रहेगा इंटू एल रहेगा। चलिए V की वैल्यू रखते हैं, V की तो वैल्यू है ही अभी, V एवरेज की वैल्यू आपने प्राप्त किया है एल ओमेगा बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा एल, केवल वैल्यू रख दीजिए। V की वैल्यू कितनी है 0.5, एल की वैल्यू आपको 1 दी गई है, ओमेगा की वैल्यू 400 है,
और एल की वैल्यू फिर से 1 है, ये 2 है। ये पॉइंट काटेंगे तो नीचे ये लग जाएगा 0। 20 के 20, 20 20 में 400, 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 5 गुने 20 बराबर कितना 100। तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने वाला है दोस्तों, 100 वोल्ट विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं छठे प्रश्न की। दोस्तों आपको छठा प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और फेरों की संख्या 20 है, अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः 50 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय आवृत्ति से 3 गुणे 10 घाते -2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। कोई एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी जो त्रिज्या है स्मॉल r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में 8 गुणे 10 घाते -2 मीटर। फेरों की संख्या कितनी है, 20 है। कितने हैं, 20 है। ऊर्ध्वाधर व्यास के परितः कितना कोणीय वेग है भैया, 50 रेडियन प्रति सेकेंड। कितनी चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, बी की वैल्यू दिया गया है 3 गुणे 10 घाते -2 टेस्ला। कुंडली में उत्पन्न अधिकतम तथा औसतम प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। अधिकतम विद्युत वाहक बल ई मैक्स मान लेते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। और साथ में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लेते, ई एवरेज ज्ञात करना है। आगे करा, यदि कुंडली में 10 ओम प्रतिरोध का एक बंद लूप बनाया गया हो, यानी 10 ओम प्रतिरोध का एक कोई लूप बनाया गया है, तो कुंडली में बहने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आई मैक्स भी पूछा है प्रश्न में। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, तथा औसत शक्ति की गणना कीजिए, मतलब औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय की गणना करना है। मतलब आपको पी एवरेज भी बताना है, पी एवरेज भी बताना। मतलब कई क्वेश्चन इसमें दोस्तों आपसे पुटअप किए गए हैं, आराम से एकदम अच्छे तरीके से हम लोग इनको हल करने वाले हैं। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आएगा, केवल स्टेप बाय स्टेप हल करते चलते। पहले ई मैक्सिमम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, ई मैक्सिमम ज्ञात करते हैं। तो जब भी किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और तमाम, तो यहां पर जो किसी कुंडली के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके लिए व्यंजक हम लोग उपयोग में लाते हैं। ये क्या लाते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, ये फार्मूला उपयोग लाते हैं। ई इक्वल टू क्या आता है, एन बी ए साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला लगाते हैं, एन बी ए साइन ओमेगा टी। एक बार आप जरूर मिलाइएगा। हो सकता है आप दोस्तों यहां पर एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी होता है, ये फार्मूला होता है, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। अब वहां पूछ रहा है मैक्सिमम, तो जानते हैं, हम जानते हैं जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, तब ई मैक्स होगा, जो ई होगा वो अधिकतम होगा। ठीक, तो अगर हम साइन ओमेगा टी का मान ई रख दे, तो यहां ई मैक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, केवल ओमेगा बच जाएगा क्योंकि साइन ओमेगा टी का मान 1 होता है। एन की वैल्यू रख दें तो एन की वैल्यू 20 है, और कैपिटल बी की वैल्यू आपने यहां रखा है 3 गुणी 10 घाते -2, और कैपिटल ए, तो कैपिटल ए आपको दिया नहीं गया पर आप निकाल सकते हैं। कैपिटल ए की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आपको दिया गया 50। चलिए हल करते हैं। 20 गुणे 3 गुणे 10 घाते -2, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू आपको दी गई है
8 गुणे 10 घाते माइनस 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये 50। आराम से हल कीजिए, कहीं भी भागना नहीं, आराम से देखिए 3 गुणे 10 घाते माइनस 2 गुणे 3.14। 8 का गुणा 2 बार करेंगे 64 और इनका कर देंगे 10 घाते माइनस 4 गुणे 50। ये पॉइंट काटेंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचा है। 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यहां कितना बचा गुणे 314 और उसके बाद यहां बचा है 64 गुणे 5, 64 गुणे 5 बचा है और ये -2 और -4 मिलके आ गए 10 घाते -6। थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेटर का मदद लीजिएगा दोस्तों, कैलकुलेटर का मदद लेने के बाद आप इनका क्या कीजिए कैलकुलेशन कीजिए। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। 6 गुणे 314 गुणे 64 गुणे 5, तो गुना करेंगे तो 602 880 आएगा गुणे 10 घाते -6। 1 2 3 4 5 6, आप इनको जब 6 अंक इधर ला देंगे तो 0.60, ये पावर 10 घाते -6 यहाँ खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होता तो क्योंकि आपने 6 अंक इधर की तरफ आए हैं तो 6 अंक इधर प्लस हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा तो 0.60 वोल्ट आ जाएगा। यानी जो ई मैक्स होगा, अधिकतम विद्युत वाहक बल जो होगा वो कितना आएगा 0.60 वोल्ट आएगा। इस प्रकार आपका अधिकतम विद्युत वाहक बल आपने फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद इसी में आई मैक्स पूछा है, ये पार्ट हल कर लेते तब उधर की बातें करते हैं। आई मैक्स, तो आई मैक्स क्या होगा सेकेंड पोर्शन में, आई मैक्स की बात अगर करें, आई अधिकतम की बात करें तो ई मैक्स बटे क्या हो जाएगा कैपिटल आर। ई मैक्स की वैल्यू 0.60 और आर की वैल्यू देखिए दोस्तों यहां 10 दिया गया, कितने दिया गया 10 दिया गया है। तो दोस्तों जब आप इनको भाग देंगे ना तो भाग देंगे तो 0.60 आएगा, कितना आएगा 0.60, अर्थात अधिकतम जो धारा की वैल्यू आई है 0.60 एम्पियर आएगी। तो इस प्रकार आपने देखिए कितनी आसान तरीके से दो प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया। ई मैक्स और आई मैक्स की वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया, केवल अब आपको जो ये विद्युत वाहक बल का औसत मान है वो ज्ञात करना, ई एवरेज ज्ञात करना। तो दोस्तों ई एवरेज कब ज्ञात होता है कि जब कोई जो लूप है उसका जब हम एक चक्कर लगा लेते हैं तब औसत निकालते हैं। तो एक चक्कर के लिए यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे औसत। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो पक्ष है ना ये तो किसी एक के कारण है, किसी एक के कारण है, एकांक लंबाई के कारण हो सकता है, एक चक्कर का। तो मैं क्या करता हूं इसी पक्ष का क्या कर देता हूं भाई समाकलन कर देता हूं। केवल हमको इसी पक्ष का क्या करना समाकलन करना, बस और कुछ भी नहीं करना। समाकलन करने के बाद हम लोग आसान तरीके से एकदम हल कर लेंगे। चले तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। थर्ड पोर्शन पूछा दोस्तों ई एवरेज, क्या पूछा ई एवरेज बराबर होगा 1/t, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, मतलब एक चक्कर की बात हो रही ना, 0 से पूरा 2 पाई का मतलब है वो एक चक्कर घूम जाए तो 2 पाई का एंगल बनता है दोस्तों। फिर होता है e इंटू डी टी, ई इंटू क्या होता है डी टी। चलिए 1/t, फिर ये 0 से 2 पाई, ई की वैल्यू आपने अभी देखा था क्या होता है एन बी ए ओमेगा फिर साइन ओमेगा टी, यही आपने रखा था। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहां से आपको बात करें ये लगा दिए डी टी, तो इन पक्ष का समाकलन नहीं होने वाला, इनको आप बाहर कर लीजिए। 1/T फिर 0 से 2 पाई, देखिए किनको बाहर कर रहे थे आप, यहां देखिए इनका समाकलन नहीं होगा तो एन बी ए ओमेगा बाहर हो जाएंगे, 0 से 2 पाई, यहां बचेगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन ओमेगा टी का दोस्तों समाकलन करना 1/T फिर एन बी ए ओमेगा कर देते हैं। साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो भाई कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे ओमेगा टी है। अब ओमेगा टी का फिर से कर दीजिएगा समाकलन, तो ओमेगा टी का जब दोबारा समाकलन करते हैं दोस्तों तो ये समाकलन का नियम होता है,
हम ओमेगा टी का जब हम दोबारा समाकलन करेंगे तो वहां समाकलन नहीं करते बल्कि अवकलन करते हैं। तो ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो केवल ओमेगा आएगा और उसे हम बटे में लिखते हैं। तो ये मैथ वाले बच्चे जितने लोगों ने मैथ लिया होगा और ये चीज पढ़ा होगा उनको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाला दोस्तों। पर बायोलॉजी वाले बच्चों को यहाँ पर दिक्कतें आती कि सर कैसे लिख दिए, तो आइए हम उनको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब आप साइन ओमेगा टी और डी टी का जब समाकलन करोगे ना तो साइन ओमेगा टी का तो साइन थीटा की मान करते, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो भाई देखिए कॉस यहाँ थीटा के स्थान पे ओमेगा टी है तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। फिर हम ओमेगा टी का करते हैं डी बटे डी टी ओमेगा टी का अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो ये ओमेगा बाहर आए ओमेगा आ जाएगा तो भाई ओमेगा बटे में लिखा जाता है। ये नियम होता है समाकलन का दोस्तों। तो इस प्रकार हम समाकलन करते हैं, ये चीज आता है। अब क्या करना है, एक बार हमको यहां पर क्या करना है दोस्तों, यदि ध्यान से देखिएगा तो ये ओमेगा और ये ओमेगा आपका कट जाएगा। तो एन बी ए बटे कैपिटल टी है आपका अभी तक, फिर कास ओमेगा टी बचा है, कास ओमेगा टी। इस टोटल ओमेगा टी आपका कोड है दोस्तों, अलग अलग नहीं, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। इसके स्थान पे एक बार 2 पाई रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, cos 0 अंश रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, एक होती cos 360 अंश का मान, उसका भी एक होता है और एक में से एक घटा दीजिए गुना कर दीजिए तो पूरा 0 आ जाएगा। मतलब पूरे चक्कर की जब औसत विद्युत वाहक बल निकाला जाता है वो शून्य के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार दोस्तों आपका थर्ड पोर्शन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। बातें समझ में आ रही होंगी तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो फोर्थ नंबर आपसे कहा है, क्या कहा दोस्तों, फोर्थ नंबर जो कहा है वो क्या पूछा, औसत शक्ति क्षय पूछा। क्या पूछा दोस्तों, औसत शक्ति क्षय। चलिए औसत शक्ति क्षय की बात करते हैं, हम थोड़ा सा समय और लेंगे इस प्रश्न के लिए। औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय पी एवरेज की वैल्यू हो जाएगी, पी बराबर होता है वी इंटू आई। कितना होता है, वी इंटू आई, तो यहाँ हो जाएगा वी, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वी जीरो आई जीरो और बटे कितना हो जाएगा 2 दोस्तों। यही होता है ना, एक बार आप सूत्र को मिलाइएगा, क्या आपके यही होते हैं, हाँ ठीक। अब यहाँ v के स्थान पे आपका वहां बैटरी होता तो v होता है ना, तो यहाँ v के स्थान पे बल्कि क्या लगा लेंगे, e लगाएंगे। तो ई नॉट का मतलब होता है ई मैक्स, और आपने यहाँ मैक्स माना है ना, तो बटे क्या हो जाएगा 2। चलिए ई मैक्स की वैल्यू आपने अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में अपने निकाला था, कितना निकाला था दोस्तों, मूव कर दिए हैं, हम तो देख ले रहे हैं अभी क्या हमने निकाला था क्या नहीं निकाला था। आप जरूर देखिएगा कि आपने क्या ये निकाला था, ई मैक्स की वैल्यू आपने क्या निकाला था दोस्तों। अभी जो उत्तर आया था बुक में वो हम देखते हैं, ई मैक्स कितना आया था। ई मैक्स आया था 0.60, 0.60 और आई मैक्स की वैल्यू भी उत्तर में आया था, कितना आया दोस्तों 0.60, इसका भी आया था 0.060, ठीक 0.06 आएगा लगभग भाग देने पर, और बटे 2 हो जाएगा। इनको जब हल करोगे दोस्तों सबको तो आएगा आपका 0.018 वाट, ये आएगा पी एवरेज की वैल्यू। इस प्रकार दोस्तों आपका ये प्रश्न पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। जितने पोर्शन पूछे गए थे आपने हर एक पोर्शन हल किया और आई होप कि आपको हर एक इसमें जितने पोर्शन पूछे गए थे सारे पोर्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। कहीं डाउट रह गया होगा तो दोस्तों पक्का कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आया है, आपने ये चीज कहां से लिखा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं आगे के प्रश्न की। तो दोस्तों 7वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। पूर्व से पश्चिम दिशा में एक 10 मीटर लंबा सीधा तार, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ये पूरब हो गया और ये आपकी पश्चिम हो गई, ठीक। पूरब से पश्चिम की तरफ कितना मीटर लंबा तार है भाई, 10 मीटर लंबा एक सीधा तार है, क्षैतिज सीधा तार। 0.30 गुणे 10⁻⁻4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो है 0.30 गुणे 10 घाते माइनस कितना दोस्तों 4
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसे WB को वेबर कहते हैं। ठीक, आगे कह रहा चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या हो रहा, गिर रहा। ये कोई तार है और ये तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इतने चुंबकीय क्षेत्र में ये तार लंबवत सीधे नीचे की तरफ क्या गिर रहा, 5 मीटर प्रति सेकंड। सवाल पहले समझिए, फिर हम बात करेंगे आगे क्या आपसे पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा। पहले सवाल क्या करा कि ऐसे समझो कि ये 10 मीटर लंबा कोई तार हो गया, ये मारकर 10 मीटर लंबा तार हो गया, और किसी ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कितने चुंबकीय क्षेत्र, इतने इतने समान चुंबकीय क्षेत्र में ये मारकर ऐसे लंबवत नीचे की तरफ गिर रहा दोस्तों, ऐसे मारकर भी गिर गया। आगे भाई मैंने क्या कहा कि ये मारकर ऐसे गिर रहा, ये समझिए कि ये तार है ऐसे एक समान विद्युत चुंबक इतनी तेजी से नीचे गिर रहा, तो गिरने के कारण आगे क्वेश्चन में आपके पूछा गया क्या क्या बताना है आपको। चलिए सबसे पहला, प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा, अर्थात उस क्षण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना, आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताना है दोस्तों। उसके बाद विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा, पहले V दिया, V कितना दोस्तों 5 मीटर प्रति सेकंड है, और L की वैल्यू दी गई है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। E पूछा है, फर्स्ट पोर्शन में E पूछा है आपका प्रश्न नंबर A में, और प्रश्न नंबर B में धारा की दिशा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, बल की दिशा आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है दोस्तों। फिर उसके बाद थर्ड नंबर सी नंबर आपने पूछा है, सी नंबर पूछा तार में कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है, यानी तार का कौन सा सिरा, यानी पश्चिम वाला सिरा या पूर्व वाला सिरा, कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है। तो दोस्तों आपसे प्रश्न में सबसे पहला चीज पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल E। तो भी तो जितने सवाल आपने हल किया होगा सारा सवाल सेम टू सेम ऐसे ही आपने हल किया है। प्रेरित विद्युत वाहक बल ए नंबर हल कर रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इंटू वी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये जो तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गिर रहा है, थीटा तो यहां क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ज्यों ही थीटा 90 होगा तो E इक्वल टू मिल जाएगा केवल VBL, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। V की वैल्यू देखिए दोस्तों कितना है 0.30 गुणे 10 घाते -4, और V की वैल्यू आपको दी गई है 5 और L की वैल्यू दी गई है 10। देखिए ये पॉइंट काटेंगे तो 1 लगाएंगे, आगे 2 शून्य लगा देंगे। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 30/10 गुणे 10 घाते -4 गुणे कितना है 5, 0 से 0 कैंसिल, 3×5 = 15 गुणे 10 घाते -4 वोल्ट आएगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E की वैल्यू आ गई। ये पार्ट नंबर ए का जवाब है। फिर आगे पूछ रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी। तो लेंज ने एक नियम बताया था, लेंज के नियम अनुसार यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा नीचे की तरफ है, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किधर की तरफ है दोस्तों, नीचे की तरफ है, तो जो धारा है वो पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होगी। तो यही पूछा है ना, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉरी हम लोगों ने सवाल को थोड़ा सा दूसरा पढ़ लिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ही पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ही पूछा है, किधर की तरफ होगा। ठीक, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन एक बार हम लोग जरूर मिला लेते हैं दोस्तों। क्या करा जानते हैं, ठीक, तो विद्युत वाहक बल की दिशा ही पूछा गया है, आराम से हम बता सकते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, जो ये जो आपका ये जो 10 मीटर का लंबा तार है वो लंबवत नीचे की तरफ गिर रहा है। जब भाई तार का वेग नीचे की तरफ है, तार का जब वेग नीचे की तरफ है, यानी तार नीचे की तरफ गिर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा
वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा। तो सेकंड बी नंबर का उत्तर दे देंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, बल की दिशा W से E की तरफ होगी, W से E की तरफ होगी। ये आपका सेकंड नंबर हो गया। इसी में सी नंबर क्या करा, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव होगा। तो तार का जो पश्चिम वाला सिरा है वो उच्च विद्युत विभव होगा और पूर्व वाला सिरा निम्न विद्युत विभव होगा, क्योंकि जो धारा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, जो धारा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो धारा होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। इस कारण ये तार का जो पश्चिम सिरा है वो उच्च विद्युत विभव है और जो पूर्व सिरा है वो निम्न विद्युत विभव। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, तार का जो पश्चिम वाला सिरा है, पश्चिम वाला जो सिरा है दोस्तों वो उच्च विद्युत विभव है। क्या है? उच्च विद्युत विभव है। क्योंकि जो धाराएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रहा है और ये क्या है? निम्न विद्युत विभव है। ठीक, आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों आपका 7वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बचे हुए जो 3 प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा और बड़ी बात यह है कि ये प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा गया और कहीं नहीं आपके उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी 2019 का ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और प्रश्न नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है? किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। सबसे पहले आपने ऐसा सवाल लगाया है, आपने इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता के रखा है। तो जो धारा में परिवर्तन हो रहा है वो 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रहा है। तो अगर हम 5 एम्पियर में से 0 एम्पियर घटा दें तो 5 एम्पियर आ जाएगा दोस्तों। फिर आगे क्या कर रहा है? यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो? 200 वोल्ट हो। कितना हो? 200 वोल्ट हो। 200 वोल्ट हो और उसके बाद कितने सेकंड में? dt कितना है? 0.1 सेकंड। उसके बाद आपसे पूछा दोस्तों कि आपसे पूछा है कि परिपथ में स्वप्रेरकत्व अर्थात L की गणना करना है। क्या करना दोस्तों? L की गणना करना। तो ध्यान से देखिएगा, स्वप्रेरकत्व तो मैंने पूरे डीपली रूप से पढ़ा के रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा दोस्तों। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और नहीं पढ़ोगे तो आप पछताओगे। फिर मुझे बाद में आप मत ये कहिएगा दोस्तों कि आपने सर नहीं बताया था। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। स्वप्रेरकत्व, जो स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व के कारण, स्वप्रेरकत्व के कारण क्या दोस्तों? स्वप्रेरकत्व के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल। क्या दोस्तों? उत्पन्न विद्युत वाहक बल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल E इक्वल टू होता है L di/dt। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं आराम से। E की वैल्यू कितनी है? 200 है, बराबर L नहीं पता, L तो फाइंड आउट करना है। और di की वैल्यू कितनी है? 5 है और dt की वैल्यू कितनी है? 0.1। ध्यान देखिए, ये पॉइंट काटेंगे ऊपर 10 0 लग जाएगा। तो ये आगे 200 बराबर 50 गुने L। 50 के 50, 50 चौके 200। L की वैल्यू कितनी आ गई? 4 हेनरी। स्वप्रेरकत्व की वैल्यू कितनी आ गई? 4 हेनरी। आप देख सकते हैं बोर्ड का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका इस प्रकार हल होगा। फिर बातें करते हैं दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 9 की। किसकी बात करते हैं? प्रश्न नंबर 9 की। वो भी इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ने लगा होगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। कितना है? अन्योन प्रेरकत्व को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं
1.5 हेनरी है। आगे करा, यदि कुंडली में 0.5 सेकंड में अर्थात dt की वैल्यू 0.5 सेकंड दिया है, धारा 0 से 20 एम्पियर तक हो जाती है, मतलब जो धारा में परिवर्तन है वो 20 एम्पियर यानी 0 से 20 एम्पियर होती है, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट 20 एम्पियर हो जाएगी। आगे करा, तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। दूसरी कुंडली के क्या दोस्तों, दूसरी कुंडली के दूसरी कुंडली के फ्लक्स बंधता में परिवर्तन क्या होगा, ये आपको यहां पर बताना है। ध्यान से आराम से हम लगाएंगे दोस्तों। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो ये स्वप्रेरकत्व था, यहाँ क्या अन्योन प्रेरकत्व है, तो अन्योन क्या दोस्तों, अन्योन, आराम से, अन्योन प्रेरकत्व के कारण, अन्योन प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न, क्या, अन्योन प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये भी हमने पढ़ा के रखा दोस्तों, आप थ्योरी क्लास देखे होंगे तो आपको आसान लगने वाला है। विद्युत वाहक बल E इक्वल टू मैंने पढ़ा m, फिर डी आई बटे क्या, dt, और जो कि किसके बराबर होता है, डी फाई बटे dt। आपने अगर थ्योरी क्लास नहीं देखा तो जाके तुरंत देखिएगा दोस्तों, वहां पर बताया गया कि जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ये इसके बराबर होता है और ये दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात अगर हम यहां से रखना चाहे तो यम डी आई बटे डी टी बराबर डी फाई बटे क्या हो जाएगा, डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, यम गुणे डी आई बराबर डी फाई। चाहे तो सबकी वैल्यू हम रख सकते हैं दोस्तों, यम की वैल्यू आपको दी गई है 1.5 और डी आई की वैल्यू भी आपने निकाला है 20 बराबर डी फाई, कितना हो जाएगा दोस्तों, डी फाई। ठीक, अब ये पॉइंट काट के 10 लगा दिए, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, तो फ्लक्स परिवर्तन जो पूछ रहा था वो कितना आ गया, 30। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो आंसर है वो आ जाता है। एक बार आप जरूर मिला लीजिएगा, क्या आपका आंसर यहाँ पर आया है, जी बिल्कुल आया। फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, 30 वेबर लिख दीजिए, कितना लिख देंगे, 30 वेबर। इस प्रकार आपका 9वां नंबर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप 9वें नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम इस प्रश्नावली का इस अध्याय का अंतिम सवाल हम चर्चा करेंगे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन का अंतिम सवाल होने वाला है। फिर उसके बाद हम एक नए बढ़िया सा अच्छा सा चैप्टर स्टार्टिंग करने वाले, प्रत्यावर्ती धारा। और जितने दोस्त आप लोगों के भटके होंगे उनको ये वीडियो जरूर शेयर, उनको ये सूचना जरूर बताइएगा कि 10वां आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। वहां से एग्जाम में आपकी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशन के लायक भी प्रश्न वहां से बनते हैं दोस्तों। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं 10वें प्रश्न का। तो दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि इस चैप्टर का लास्ट सवाल होने वाला है। एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर, एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति आवर की वेग से गतिमान, अर्थात v की वैल्यू दी गई है 1800 किलोमीटर प्रति आवर। भाई हम इनको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं और 1800 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 से गुना करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 पंचे 500, तो जो वेग आएगा वो 500 मीटर प्रति क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक, आगे ध्यान समझिएगा। फिर करा, प्लेन के पंखे जो है 25 मीटर लंबे हैं, अर्थात एल की वैल्यू 25 मीटर दी गई है। अब इनके सिरों पे कितना विभवांतर उत्पन्न होगा कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 × 10⁻⁴ टेस्ला हो जाए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, v की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। और नति कोण को हम डेल से व्यक्त करते हैं, जो कि कितना है दोस्तों, 30 अंश है। कितना है, नति कोण कितना है दोस्तों, 30 अंश है। यही आपको बताना है, अर्थात यहां पर मिला जुला के आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और यही आपको बताना है। ठीक, चलिए इस लास्ट सवाल को भी हम लोग एकदम मक्खन के जैसा क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल E का फॉर्मूला पढ़ा, E बराबर क्या होता है, V। अब
यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो V है वो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो कि पृथ्वी बोला है ना प्रश्न में कि पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक ऐसा कुछ करके बोला है, तो हम यहां वर्टिक्स लगा देते, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर देगा। फिर B इंटू एल पढ़े हैं, V इंटू क्या है L है, ठीक भैया। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो ये VB होता है, हमने इससे पहले वाले थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया था नमन और नतिकोण के लिए, तो VB जो होता है वो V साइन डेल के बराबर होता है, V साइन डेल के बराबर होता है। तो यहां पर रख सकते हैं V इंटू साइन डेल और इंटू V इंटू एल, वैल्यू रखते हैं। B की वैल्यू कितनी दोस्तों, 5 गुणे 10 घाते माइनस 4 टेस्ला, साइन डेल की वैल्यू दी गई है 30 अंश, कितना साइन 30 अंश, और V की वैल्यू कितनी है 500 है, और गुणे एल की वैल्यू कितनी है 25। चलिए आराम से हल करेंगे दोस्तों, 5 गुणे 10 घाते माइनस 4, साइन 30 अंश का मान 1/2, ये 500 गुणे 25, ठीक। अब आप कटाना चाहो तो कटा सकते हैं दोस्तों, ये कटा देंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक। अब गुणा कर दीजिएगा, तो 25 पंचे 125 और उधर गुणे 250 और ये 10 घाते माइनस 4, गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, तो आप लास्ट में 0 लगा दीजिए। 25 पंचे 125 का 5, फिर 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 12 हासिल था, 50 10 60 2 62, ठीक 6 हासिल होगा सही। तो 25 के 25 25 6 31, ये आएंगे गुणे 10 घाते माइनस 4, ठीक। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक ले आ रहे हैं, तो 3.1, वो 10 घाते माइनस 4 है, प्लस 4 जोड़ देंगे क्योंकि 4 आप इधर आए, तो 3.1 वोल्ट हो जाएगा। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, 3.1 वोल्ट होगा। और इसी के साथ ये आपका जो प्रश्नावली है, यानी आपके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए थे वो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तों, और कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।